मुंबई की ऊंचाइयों में खड़ा इंटीलिया, जो अंबानी परिवार की शान है, अब अचानक से कानूनी और राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है। सवाल ये नहीं कि यह दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या इंटीलिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है, और अगर हाँ, तो क्या अदालत इसे गिराने का आदेश दे सकती है। संसद में हाल ही में पास हुए वक्फ संशोधन विधेयक ने पूरी राजनीतिक माहौल में तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्ष इसे मुस्लिम विरोधी कदम बता रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि यह कदम वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन के लिए है। लेकिन इन सबके बीच अचानक से इंटीलिया का नाम सामने आना कई सवाल खड़े कर रहा है। अब चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि इस खेल के असली किरदार कौन है, और क्या मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म कर अंबानी को बचाने में लगी है, जैसा कि विपक्ष का दावा है। पहला अध्याय, विवाद की जड़। कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक आरटीआई कार्यकर्ता ने दावा किया कि इंटीलिया जिस जमीन पर खड़ा है वह कभी वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी। यह जमीन मूल रूप से इस्लामिक धर्मार्थ गतिविधियों के लिए दी गई थी, लेकिन बाद में इसे एक निजी सौदे के तहत रिलायंस समूह ने खरीद लिया। अब सवाल यह था कि क्या यह सौदा वैध था। जब यह मुद्दा सोशल मीडिया पर उठा तो विपक्षी दलों को एक नया हथियार मिल गया। कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी ने संसद में हंगामा किया और मांग की कि इस सौदे की जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर बीजेपी का दावा था कि यह विवाद केवल मोदी सरकार को घेरने की चाल है और अंबानी को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लेने का संकेत दिया। दूसरा अध्याय, सुप्रीम कोर्ट बनाम सरकार। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सीजेआई संजय खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार से जवाब मांगा। अदालत ने दो मुख्य सवाल उठाए। नंबर 1, क्या यह सच है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की थी? नंबर 2, अगर हाँ, तो क्या यह सौदा कानूनी रूप से वैध था? अब सरकार के सामने मुश्किल यह थी कि अगर अदालत ने सौदे को गैर कानूनी ठहराया तो अंबानी को बड़ा झटका लग सकता है। इसी बीच मीडिया में खबरें आई कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को कमजोर करने के लिए यह नया बिल लाई थी, ताकि इस तरह के सौदों पर किसी की पकड़ न हो। इसी बिल के तहत सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों को सीमित कर रही थी, जिससे ऐसे विवादित मामलों में कोर्ट जाने का रास्ता बंद हो जाता। अब सवाल था, क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के इस फैसले को पलटेगा? तीसरा अध्याय, अमित शाह की रणनीति। जैसे ही मामला गर्म हुआ, गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी नेताओं और कानूनी विशेषज्ञों के साथ एक गुप्त बैठक की। बैठक का मुख्य एजेंडा था कैसे सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करने से रोका जाए। कुछ सूत्रों के अनुसार सरकार इस बिल में संशोधन करने पर भी विचार कर रही थी, ताकि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के पुराने सौदों की दोबारा समीक्षा न हो सके। इसी दौरान विपक्षी नेता एम.के. स्टालिन, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी कि इस बिल को असंवैधानिक घोषित किया जाए। अब देश की सबसे बड़ी अदालत में सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। चौथा अध्याय, अंबानी की चुप्पी और नया ट्विस्ट। जब यह विवाद और बढ़ा तो अंबानी ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन सूत्रों के अनुसार रिलायंस के कुछ बड़े अधिकारी सरकार से लगातार संपर्क में थे और कानूनी विकल्प तलाश रहे थे। इसी बीच विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ फैसला दिया तो यह मोदी और अंबानी दोनों के लिए बड़ा झटका होगा। विपक्ष ने यहाँ तक कहा कि अगर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की फिर से जांच होती है तो इंटीलिया ही नहीं, कई और बड़े कॉर्पोरेट सौदे सवालों के घेरे में आ सकते हैं। अब इस खेल में असली दांव पर केवल अंबानी की संपत्ति नहीं, बल्कि मोदी सरकार की साख भी थी। पांचवा अध्याय, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अंततः सीजेआई खन्ना की बेंच ने इस मामले की सुनवाई शुरू की। सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि यह सौदा पूरी तरह कानूनी था और कोई नियम नहीं तोड़ा गया। विपक्ष केवल इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है। दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अगर यह जमीन वक्फ की थी तो इसे सरकार बिना उचित प्रक्रिया के कैसे बेच सकती थी? क्या यह बिल वक्फ बोर्ड को कमजोर करने और कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है? अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी थी। क्या सुप्रीम कोर्ट इंटीलिया को अवैध घोषित करेगा? क्या सरकार इस बिल को वापस लेगी या फिर कोई और राजनीतिक चाल चलेगी? निष्कर्ष, क्या यह खेल यहीं खत्म होगा? यह मामला केवल एक बिल का नहीं था, बल्कि यह भारतीय राजनीति, न्यायपालिका और कॉर्पोरेट लॉबी के बीच की सबसे बड़ी जंग बन चुका था। अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ फैसला देता तो यह एक नजीर बनता कि संसद में पास किए गए किसी भी कानून को अदालत आसानी से पलट सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला देता तो यह विपक्ष के लिए बड़ा झटका होता और वह इसे लोकतंत्र का हमला बताता। अब देखना यह था कि इस देश में असली ताकत किसके हाथ में है, संसद, अदालत या कॉर्पोरेट जगत। आपकी राय क्या है? क्या यह वक्फ बोर्ड और इंटीलिया का मामला सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी है या सच में इसमें कुछ बड़ा छिपा हुआ है? एक अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। माननीय मंत्री जी, I move that the bill be passed as amended.
प्रश्न ये कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। लॉ भी क्लियर है। आराम से समझा लो आराम से। ऑनरेबल मेंबर प्लीज अभी अब बैठिए आप बैठिए। अब मतदान। माननीय सदस्य प्लीज टेक योर सीट। प्लीज बैठिए माननीय सदस्य। प्लीज माननीय टेक योर सीट। प्लीज माननीय सदस्य। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लॉबी खोल दी है माननीय सदस्य, लॉबी खोल दी है, लॉबी क्लियर कर दी है। अब हम आइटम नंबर 13 सभा के निर्णय के लिए ले रहे हैं। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 2। माननीय मंत्री जी, I move the amendments. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना।
माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 1। I move the amendment, sir. प्रश्न ये कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न ये कि यथा संशोधित अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में यथा संशोधित अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। Sir, I move that the bill be passed as amended. प्रश्न ये कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।